नमस्कार, न्यूज कमांड सेंटर में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। ईरान अमेरिका युद्ध 12वें दिन में एंट्री ले चुका है। दिन पर दिन युद्ध और घातक होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे हर दिन के साथ टूटते जा रहे हैं। घायल ईरान हर दिन घातक होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि युद्ध कब तक चलेगा, क्योंकि इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भले ही जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ी हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तेल सप्लाई की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन अभी युद्ध जारी है और भड़कता जा रहा है। तो आपको वॉर की तमाम खबरें बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल के तेल अवीव शहर पर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने तेल अवीव पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी गई हैं। सीधा मतलब है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। यह साफ हो जाता है कि ईरान जो कह रहा है कि हमारे पास अभी ताकत है मिसाइलों की या ड्रोन्स की, वो उसके पास वाकई है। और बिना किसी शर्त माफी मांगने वाली डोनाल्ड ट्रंप की बात पर ईरान जवाब दे रहा है कि हम आपके सामने टिके रहेंगे। बताया जा रहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के कई शहरों को ईरानी मिसाइलों ने धुआं धुआं कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए। इजराइल की जब भी बात होती है उसके एयर डिफेंस सिस्टम की, लेकिन इंटेंसिटी समझिए या संख्या सोचिए कि कितनी होगी कि वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी दुनिया में इजराइल का सबसे उन्नत माना जाता है, चाहे वो पैट्रियट हो, चाहे वो कोई और हो, आयरन बीम ही क्यों ना हो, वो अभी उस तरह से इफेक्टिव नहीं। और उसके बाद कैसे तेल अवीव की सूरत बिगड़ गई है, वो तस्वीरों में आपने देखा। इस बीच वॉर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ईरानी मीडिया दावा कर रहा है युद्ध में इजराइल फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर चुका है। ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि साउथ लेबनान में सफेद फास्फोरस बम से हमला किया गया, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है। सफेद फास्फोरस बम बहुत खतरनाक माना जाता है, इतना खतरनाक कि यह हड्डियां तक गला देता है। इसकी आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए इसे बम नहीं, इसे तबाही कहा जाता है, फास्फोरस बम। इसको लेकर रूस और यूक्रेन युद्ध में भी काफी ज्यादा दावे किए गए थे। कहा गया था कि रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, हालांकि उस पर क्लियरिफिकेशन उसने दिया। अब ये दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल लेबनान में किया गया है और ईरानी मीडिया ने इसको लेकर कुछ वीडियोस जारी किए हैं। ये तस्वीर आप देखिए। सवाल यह कि क्या सच में युद्ध इतना घातक हो चुका है कि फास्फोरस बम का सहारा लेना पड़ रहा है इजराइल को? यह तस्वीर आप देखिए। इसी वीडियो को जारी करते हुए ईरान दावा कर रहा है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने पर उतारू है इजराइल। इजराइल ने जहां फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया वो लेबनान था, यानी कि संभवतः उन्होंने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया होगा। लेबनान में फास्फोरस बम से तबाही का एक भूचाल सा आ चुका है। सबसे पहले ये बम क्या है ये समझ। ये एक केमिकल बम है जो दिखने में मोम जैसा लगता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रिएक्ट करता है और खुद ही जलने लग जाता है। कैसे काम करता है मैं आपको ये समझाता हूं। बम ब्लास्ट होने पर ये छोटे छोटे टुकड़े फैल जाते हैं, जिससे कि तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा हो जाती है। आग तब तक नहीं बुझती जब तक केमिकल पूरी तरह से जल ना जाए। फिर इसकी जद में कोई आ जाए तो उसका क्या हश्र होगा। बताया जाता है कि हड्डियां तक पिघल जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पानी से बुझाने की कोशिश करे तो यह बुझता नहीं है। इस बम से लगी आग पानी डालने के बाद भी जलती रहती है। पानी में भी ऑक्सीजन होने की वजह से आग बुझाना मुश्किल होता है और कई मौकों पर तो यह और ज्यादा भड़क जाती है। इसकी आग को मिट्टी, रेत या ऑक्सीजन से दूर करके बुझाना ही मुमकिन है। अब इस बम का इंसानों पर क्या असर होता है, तो ये जैसे स्किन के संपर्क में आता है ये भयंकर जलन होने लग जाती है। सिर्फ 10% शरीर जलने पर ही मौत संभव है अगर फास्फोरस बम की चपेट में कोई आ जाए। कब कब इसका इस्तेमाल हुआ मैं आपको यह बताता हूं। साल 2004 के युद्ध में अमेरिका ने इराक युद्ध में इसको शामिल किया था। इजराइल पर गाजा युद्ध में इस्तेमाल के आरोप लगे। यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग जारी है उस दौरान भी इस बात की अफवाहें उड़ी कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल रूस की ओर से किया गया और अब लेबनान में इस बम के हमले का आरोप लग रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई में जंग उस मुहाने पर है कि फास्फोरस बम जैसी चीजें इस्तेमाल की जा रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में, बीइंग डिफेंस एनालिस्ट। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ, और शरद कोहली हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या असर पड़ रहा है इस पर बात करेंगे शरद कोहली जी से। लेकिन मैं शुरुआत शैलेंद्र सर आपसे करता हूं। क्या फास्फोरस बम की नौबत आ गई है? क्या इजराइल ने यह इस्तेमाल किया होगा? क्योंकि ईरानी मीडिया तो वीडियो के साथ दावा कर रहा है कि फास्फोरस बम लेबनान में इस्तेमाल किया गया है। अब शायद शैलेंद्र सर तक आवाज नहीं जा रही है। उत्कर्ष सर मैं आपसे ये सवाल लेता हूं। देखिए, फास्फोरस बम जो है ये सेनाएं इस्तेमाल करती हैं
स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए, खास करके अगर कुछ चाहते हैं कि आपकी मूवमेंट दुश्मन ना देख सके तो स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑफेंसिव तौर पे इसको इस्तेमाल करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और ये बैन भी है। और ये फास्फोरस जैसा आपने बताया है कि अगर ये बॉडी पे पड़ता है तो इसके कण शरीर में अंदर तक धंस जाते हैं, ये बुझता नहीं है, तो इसकी वजह से जलता रहता है और ये ठीक भी नहीं होता है, और जहां भी जलता है वो अंग एक तरीके से खराब कर देता है। तो आप समझिए, ये सैनिकों की बता रहा हूं, अगर ये सिविल पॉपुलेशन के ऊपर इसका इस्तेमाल हो जाए तो कितना मुश्किल होगा, इसलिए ये बैन है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके का लेबनान में इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो वीडियो हमने भी देखे हैं बहुत बड़े क्या फास्फोरस बम ऐसा ही होता है जैसा तस्वीरों में दिख रहा है? मतलब वो क्या रिएक्ट करता है तो ऐसा ही दिखता है? जी नहीं, ये नहीं है। फास्फोरस बम जो है वो नीचे गिरेगा और धुआं पैदा करता है, तो वो उसके जो फास्फोरस के जर्रे हैं, वो टुकड़े हैं, अगर किसी जानवर या इंसान के टच में आ जाएंगे तो वो खाल को जलाना शुरू कर देता है। मैं आपका रुख करूं और शैलेंद्र सर के पास जाऊं। एक बड़ी खबर आ गई है, इजराइल अमेरिका ने तेहरान के एयरपोर्ट मेहराबाद में बम बरसाए, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ ही सेकंड्स में होंगी। अमेरिका, इजराइल, ईरान की राजधानी तेहरान में जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ धुएं का गुबार और दूसरी तरफ आग नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजराइल जंग की आग फिलिस्तीन तक पहुंच चुकी है। फिलिस्तीन के आसमान में ईरानी क्लस्टर मिसाइल का मलबा नजर आया, जो तेजी से फिलिस्तीन में गिरता हुआ दिख रहा है। फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा अब इजराइल के पास है और उसी इलाके में ईरान की क्लस्टर मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। क्लस्टर मिसाइल एक साथ कई सारे बॉम्ब शेल जमीन को हिट करते हैं या टारगेट को हिट करते हैं, तबाही बड़ी होती है और फिलिस्तीन के अंदर इसके मलबे गिरे हैं। क्लस्टर बमों का या मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ये फिलिस्तीन के इलाकों में गिरे हैं। बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन के कई इलाकों पर इजराइल अपना कब्जा मानता है, संभवतः उसे टारगेट करके यह हमला किया गया होगा या फिर कई बार गलती से भी मिसाइलें चली जाती हैं। हालांकि इसकी गुंजाइशें क्लस्टर बम जैसे मामलों में थोड़ी सी कम होती हैं क्योंकि ये टारगेटेड हमला होता है, लेकिन यहां पर क्या परिस्थितियां हैं। बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन के आसमान में क्लस्टर मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दी हैं। तो क्या ईरान और इजराइल की जंग फिलिस्तीन तक पहुंच चुकी है? हालांकि दायरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईरान ने शुरू में ही अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाने के लिए गल्फ कंट्रीज को टारगेट किया था। यूएस बेसिस को निशाना बनाने के लिए कई सारे देश इसकी जद में आ गए थे और अब इसमें फिलिस्तीन भी क्या शामिल हो चुका है। यूएस राठौर सर, ये पूरा घटनाक्रम जिसमें कि क्लस्टर बम फिलिस्तीन के अंदर गिरे हैं, क्या ये टारगेटेड जानबूझकर किया गया ईरान की तरफ से हमला होगा ताकि इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाए या गलती से कोई मिसाइल दाग? ईरान द्वारा दागी गई कई मिसाइलें वेस्ट बैंक पे गिरी हैं और ये हो सकती है टारगेटेड मिसाइल भी गिरी है या वो मिसाइल जब इंटरसेप्ट की गई हैं एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा तो हो सकता है उनका मलबा गिरा हो। लेकिन ये बात है कि वेस्ट बैंक पे काफ़ी मिसाइलें उनकी गिरी हैं। ठीक है सर, आप फिर से आपका रुख करेंगे। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। के पास एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि खामेनेई भले ही मारे जा चुके हैं लेकिन उनके खूंखार अब भी उनका एक्स अकाउंट संभाल रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ लगातार पोस्ट किया जा रहा है और खामेनेई के एक्स अकाउंट से ट्रंप पर इस बार सीधा निशाना साधा गया। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम आने पर तंज कसा गया है। अकाउंट से लिखा गया है कि बच्चों के नरभक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाए, क्वेश्चन मार्क। ये खामेनेई यार, जैसे खामेनेई को लेकर दावा ये कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका एक्स अकाउंट लगातार जारी। और क्या कहा गया ये आप देखिए तस्वीरों में। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बगदाद एयरपोर्ट के पास ईरान का ड्रोन अटैक सामने आया। अमेरिकी डिप्लोमेट्स पर ईरान का ड्रोन अटैक और यह सीधा हमला है अमेरिका पर। अमेरिका ने अपने कई डिप्लोमेट्स को, कई सारे राजनयिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। कई जगहों से वो सुरक्षित राजनयिक जो हैं वो निकाले भी गए, लेकिन इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया है। अमेरिकी डिप्लोमेट्स को निशाना बनाकर यह हमला किया गया और यह सीधी ललकार है अमेरिका को।
अब तक कई सारे सैनिक मारे जा चुके हैं अमेरिका के, लेकिन अब डिप्लोमेट्स पर भी निशाना, पहले बेसिस पर निशाना बनाया गया, अब डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को अमेरिका की बहुत बड़ी धमकी सामने आ चुकी है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने दावा किया है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। ईरान पर मिसाइल हमले और तेज होंगे। इसके साथ ही अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने यह दावा किया कि ईरान के हमले तेजी से घट रहे हैं। चलें सर, एक तरफ डिप्लोमेट्स अब निशाने पर है ईरान के, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है हम इससे बड़ा और हमला कर देंगे। क्या होता हुआ आप इस जंग में और देख रहे हैं, क्योंकि दावे अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान साबित कर चुका है कि अगर वो कह रहा है कि वो हमले करेगा तो वो करेगा। और वो बगदाद की वो तस्वीर बता रही जिसमें अमेरिका के डिप्लोमेट्स निशाने पर थे। ईरान के पास एक्चुअली ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है। ईरान को यह बात पता है कि ओवरऑल एक सुपीरियरिटी यूएस के पास है। ये गलत होगा किसी का कहना कि नहीं जी उसको मार दिया, पीट दिया, काट दिया, जो भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास ऑप्शन क्या है। ईरान के पास एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान की तरह 4 दिन के अंदर सरेंडर कर दे। वो उसने नहीं किया। उसका एक कैरेक्टर अलग है, उसका एक जज्बा अलग है। अब आगे बात ये, जब आप बोल रहे हैं कि जो अटैक है, ये अटैक एक होटल पर हुआ है, एक होटल की इमारत है उस पर हुआ है, जिसमें पिन पॉइंट यहीं पर रशिया काम आता है उनके, कि पिन पॉइंट इंटेलिजेंस मिलती है कि यस ये लोग यहां रह रहे हैं। और ये बात जायज है। मैं आपको दिल्ली के भी 3 होटल बता सकता हूं जहां ज्यादातर इजरायलीज की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। तो अगर किसी ने स्ट्राइक करनी हो कभी जिंदगी में तो उन्हें पता होता है कि कहां करना है। इन होटल्स को इसलिए स्ट्राइक किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता कि वो अपने आप में टूरिस्ट पर आएगी। टूरिस्ट से रिलेटेड भी एक पॉइंट है कि जब आप इस तरह के स्ट्राइक करते हो, इट मेक्स न्यूज जी। आपका एक अगर बम, और आप थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे ना कि गलती से क्लस्टर बम, गलती से कभी क्लस्टर बम इस्तेमाल ही नहीं होता। वेरी ट्रू सर। उस क्लस्टर बम को इस्तेमाल करने के पीछे आपकी मंशा है, प्लानिंग है, इंटेलिजेंस है, टारगेट एक्विजिशन है। आप लेकर ऐसे नहीं फेंक देते, नोइंग फुली वेल के इनह्यूमन है इस बम का इस्तेमाल करना। उसी तरह अगर किसी भी सिविल टारगेट्स को आप देख रहे हैं, न्यूज में जरूर आता है कि सिविल टारगेट हो गए, अपने आप में गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इसको एक लाइन में अगर कहें तो मैसेजिंग के तौर पर अमेरिका को बहुत क्लियर मैसेज है कि भाई हम छोड़ेंगे तो नहीं। मैं आ रहा हूं सर, एक बार फिर से आपके पास एक बड़ी खबर और आ गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ। इजराइल ने आयशा बक्कर इलाके को निशाना बनाया। इस इलाके में इजराइल की एयर स्ट्राइक से बड़ी तबाही हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि लेबनान निशाने पर, और लेबनान से ज्यादा हिजबुल्लाह निशाने पर है। आयशा बक्कर का इलाका संभवतः इजराइल इसको जब व्याख्यात करेगा, मतलब इस पर बताएगा, तो वो कहेगा कि यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे और इसलिए हमले किए गए। आप देखिए कितने भीषण हमले किए गए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। ये लेबनान की तस्वीरें। कई सारे कई सारे देश इस जंग में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एंटर हो चुके हैं। कुछ लोग मार झेल रहे हैं, कुछ लोग मार रहे हैं। अब यहां से हिजबुल्लाह ने हमले करना शुरू किए थे इजराइल पर, और इजराइल उसके बाद जब एक्टिव हुआ तो कैसे लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इजराइल की एयर स्ट्राइक से बड़ी तबाही की तस्वीरें हैं। आयशा बक्कर इलाका था जहां पर हमला किया गया है। ये एक और तस्वीर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेरूत की तस्वीरें, और यहां पर आप देखिए अब इसको कैसे इजराइल बताएगा कि ये हिजबुल्लाह का ठिकाना था। ये बात की बात है, लेकिन आप देखें कि कैसे टारगेटेड हमला था। और यहां पर आप देखेंगे कि बिल्डिंग के कुछ मिड सेक्शन में हमले हुए हैं। ये हमले की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्कर्ष राठौर सर, अब ये तो हम खैर कई बार बात कर चुके हैं कि अगर लेबनान पर हमले हो रहे हैं तो वो हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, क्या ये सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही हमले, या अब वहां के लोकल लोग भी जो हैं, लोकलाइट जो हैं, वो भी टारगेट पर हैं इजराइल के? देखिए, वॉर में कोलेट्रल डैमेज से आप इनकार नहीं कर सकते, और जिसने अटैक किया उसकी हर बात भी आप नहीं मान सकते कि उसने फुल इंटेलिजेंस से किया है या ये लेजिटमेट टारगेट ही था। ये कहना बड़ा मुश्किल है। फॉग ऑफ वॉर में किसी का साइड नहीं ले सकते, लेकिन इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को एक अनफिनिश्ड एजेंडा मानता है, और ये जो युद्ध चल रहा है उसमें लेबनान के ऊपर अटैक का कारण ही यही है। आप देखें, जब आज हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक इजराइल में क्यों होते हैं, वहाँ के रॉकेट अटैक होते हैं ईरान के मिसाइल अटैक के साथ
कोऑर्डिनेट करके, ताकि इजराइल ठीक की है। एयर डिफेंस आयरन डोम जो है वो सैचुरेट हो जाए और वो जो 2-2 टन वजनी वॉरहेड हैं क्लस्टर बॉम्ब के, बिल्कुल वो अपने टारगेटों पे गिरें। ठीक है सर, और इसलिए हो ये रहा है। सारी स्ट्रेटेजीज और इसके तहत हमले हो रहे हैं, लेकिन ये जंग कहां जाकर रुकेगी, ये सबके मन में सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जंग के हालात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। वक्त एक